आजकल देखिए थोड़ा विवाद बना हुआ है सामाजिक रूप से। सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा बना हुआ है। लगभग 4-5 महीने पहले हमने वीडियो दिया था जब भारत की मंगल की महादशा शुरू हुई थी। तो उसमें मंगल में सभी अंतरदशा का हमने वर्णन किया था। उस टाइम फ्रेम में हमने ये बताया था अभी फरवरी महीने में और बढ़ेगी, जातीय संघर्ष और बढ़ेगा। तो उस वीडियो में हमने बताया था, वीडियो कहीं होगा। अब एक्यूरेट जैसे जैसे बताए थे वैसे वैसे हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक मारक बाधक, ग्रहों की दृष्टि का प्रकार और ग्रह दो राशि का स्वामी है तो कैसे जजमेंट बैठाना है। सबसे पहले देख लेते हैं कारक और मारक। आप लोगों के बड़े सवाल कारक मारक को रहते हैं। कारक मारक को देखना बंद करिए, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है ये। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप हमेशा कारक और मारक में उलझे रह जाते हैं। ग्रह कुंडली में अच्छा बैठा होगा, शुभ प्रभाव में होगा, बलवान होगा तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और ग्रह अच्छा नहीं बैठा होगा तो वो भले कारक हो लेकिन कुछ असर बहुत दे हुए नहीं पाता है। तो ग्रह किस स्थिति में है कुंडली में, अच्छे प्रभाव में है कि नहीं है, इस पे निर्भर करता है। कारक ग्रह मतलब जो आपके फेवर वाले चीजें हैं, आपके ऐसे मित्र होंगे, नात रिश्तेदार होंगे जो आपका अच्छा चाहते होंगे, लेकिन वो आपका अच्छा तभी कर पाएंगे, आपके लिए खड़े हो पाएंगे जब वो सक्षम होंगे। तो सिर्फ कारक हो जाने का कोई मतलब नहीं है, सक्षम होने का मतलब है। ऐसे कोई मारक है, मारक मतलब हो गया जो व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं है, लेकिन वो भी तभी आपको नुकसान पहुंचाएगा जब उसके पास ताकत होगी नुकसान पहुंचाने की। नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भी तो होना चाहिए। कोई दिल्ली से मुंबई गोली मार के तो आपको शूट डाउन कर नहीं देगा। जरूरी है कि उसे वैसा माहौल मिले, आपके पास आ पाएगा तब नुकसान करेगा। बल जरूरी है देखना, इसीलिए ऐसा नहीं है कि कारक देख लिए तो आमा डिस्को डांसर करके नाचिए मेरा एक कारक है। उसके पास बल होगा तभी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक और मारक का निर्धारण कैसे करेंगे। किसी भी कुंडली में पहले भाव, पांचवें भाव और नौवें भाव का स्वामी कारक होता है। वह भले दूसरे भी किसी भाव का स्वामी क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा कारक होगा। लग्नेश पहले भाव के स्वामी को क्या बोलेंगे, लग्नेश। पांचवें घर के स्वामी को बोलेंगे पंचमेश। नौवें घर के स्वामी को बोलेंगे नौमेश। लग्नेश, पंचमेश, नौमेश, 1, 5, 9 भाव का स्वामी हमेशा कारक होगा। उसकी दूसरी राशि कहीं भी पड़ी हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमेशा पंचमेश और नवमेश हमेशा लगन के क्या होते हैं, मित्र। लगन माने लग्नेश के, लगन में जो राशि है उस राशि के स्वामी के हमेशा मित्र होंगे। तो इसलिए लगन पंचम नवम कारक होगा। मारक कैसे डिसाइड करेंगे। चलिए ये कुंडली ले लेते हैं मिथुन लगन की। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 1, 2, इसी कुंडली में हम मार्केस को डिसाइड करेंगे। तो सूत्र लिखिएगा कि कुंडली में वह ग्रह जो दूसरे भाव, तीसरे भाव, छठे, सातवें, आठवें, 11वें और 12वें में से दो भाव का स्वामी होगा वो मारक होगा। जो भी ग्रह दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, आठवें, 11वें और 12वें भाव में से दो भाव का स्वामी बनेगा वही मारक होगा। और मारक लगन का मित्र कभी नहीं होता है, मार्केश लगन का मित्र नहीं होगा। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा ग्रह मारक है। यहाँ पे कौन सा ग्रह मारक है, मंगल। मंगल छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। तो एक मारक मंगल हुआ। अब मंगल की यहाँ लगन में कौन सी राशि है, मिथुन का स्वामी बुध। तो क्या मंगल बुध का मित्र है, नहीं। मार्केश लगन का कभी लग्नेश का मित्र नहीं होता है। दूसरा मारक कौन सा ग्रह होगा। अब दूसरा मारक जो है, देखिए दो लगन में बातें फंस जाती हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक एक ही राशि के स्वामी है।
दो जगह बातें फंसेंगी, शेष आपको हर जगह पर इन भावों में दो ग्रह की राशि मिलेगी। अब आइए दूसरा मारक सोचिए। गुरु को लीजिए तो गुरु इसमें से सिर्फ सातवें भाव का स्वामी है, दसम भाव को हमने इंक्लूड नहीं किया है। अब कोई ग्रह नहीं मिलेगा जो इनमें से, जो जो भाव में बताया, कौन कौन सा भाव, 2, 3, 6, 7, 8, 11 और 12, इनमें से दो भाव का स्वामी मंगल के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा, हर कुंडली में तीन कारक और दो मारक जरूर होंगे। हर कुंडली में तीन कारक होंगे ही होंगे, लगन पंचम नवम, दिस इज डेफिनेट। और दो मारक भी होंगे। दो मारक कौन कौन से होंगे, जो इनमें से किसी भाव का स्वामी हो। दो भाव का, इनमें से किसी दो भाव का। लेकिन अब यहाँ पे हमें एक ही मारक मिला और मारक दो होने चाहिए, तो दूसरा मारक हम कैसे डिसाइड करेंगे। दूसरा मारक द्वितीय भाव और सातवें भाव में से कोई एक होगा, जिसकी लगन के साथ मित्रता ना हो। तो गुरु और बुध में उतनी शत्रुता नहीं है जितना जितना चंद्रमा और बुध में है। मन और बुद्धि, ये दोनों एक दूसरे पे हावी होना चाहते हैं, तो दूसरा मारक चंद्रमा। ठीक है। अगर जो जो घर लिखाए गए उनमें से दो भावों का स्वामी जो ग्रह मिला वो मारक होगा। ऐसे अगर दोनों मिल गए तो वही दोनों मारक। अन्यथा द्वितीय और सातवें भाव में से वह ग्रह मारक होगा जो लगन का शत्रु हो। वृश्चिक लगन की कुंडली लेते हैं, पहले आप लोग डिसाइड करके लिख लेंगे, फिर मैं भी बता दे रहा हूं। निकालिए मारक ग्रह। वृश्चिक लगन में कौन कौन से ग्रह मारक। शुक्र मिला, दूसरा बुध। शुक्र जो है सातवें और 12वें का स्वामी हो गया। जो जो घर बताए गए उसमें से दो घर का, और उसमें से दो घर का स्वामी बुध भी हो गया। और शुक्र और बुध दोनों ही मंगल के मित्र नहीं है, लगन के मित्र नहीं है। ठीक है। अगली कुंडली लेते हैं। इसमें मकर लगन ले लिए। निकालिए, इसमें बताइए दो मारक ग्रह कौन कौन से, तीन कारक ग्रह कौन कौन से। कारक तो इजी है, हमेशा वो बदलेगा ही नहीं। लगन पंचम नवम हमेशा कारक रहेगा। कारक हो गए बुध शुक्र शनि। बुध शुक्र शनि की लगन हो तो हमेशा कारक यही होते हैं एक दूसरे की लगन में। मारक, मारक कौन कौन सा हो गया। मारक इसमें आपका एक हो गया बुध, और दूसरा कौन सा हो गया, गुरु। बुध और गुरु। तो ये चार मिसिंग हो गया है, सही गड़बड़ हो जाएगा। 3, 4 बदल जाएगा, फिर से देखिए 6, 7। बुध नहीं होगा, बुध तो कारक होता है मकर में। गलत बन गया था। अब बताइए। इसमें मारक हो जाएगा आपका, एक तो गुरु हो गया, जुपिटर। ठीक, क्योंकि 12वें और तीसरे का स्वामी है। और कौन हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है। क्योंकि द्वितीय भाव लेंगे तो द्वितीय भाव का स्वामी खुद है, तो कारक में ही आएगा। तो यही चंद्रमा बसता है। ये मित्र नहीं है, शनि चंद्रमा मित्र नहीं है। ठीक है। कारक हो गया, मारक हो गया, बाधक ले लीजिए। अगर चर लगन हो, चर लगन में कौन कौन सा, 1, 4, 7। 1, 4, 7। और कौन सा है चर लगन, मकर।
अगर चर लगन है, यानी लगन में 1 4 7 10 नंबर की गिनती है, तो 11वें भाव का स्वामी जो होगा वो बाधक होगा। चर लगन में 11वां भाव स्थिर लगन हो, 2 और 5 और 8 11, वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ लगन होगा, तो नवम भाव का स्वामी बाधक ग्रह होगा। उसके दशा में कार्यों में बाधाएं आएंगी। और अगर द्विस्वभाव लगन है, 3 और 3 के बाद 6 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर द्विस्वभाव है तो 7वें भाव का स्वामी क्या होगा? बाधक होगा। चर लगन में एकादश, चर स्थिर द्विस्वभाव 3 प्रकार के लगन है, तो चर में हो जाएगा आपका एकादश, स्थिर में हो जाएगा नवम, द्विस्वभाव में हो जाएगा सप्तम। ये बाधक हो जाएंगे। अब आपके मन में डाउट आ गया क्या? नवम भाव तो कारक भाव में आता है, भाई कारक ग्रह होगा नवम भाव का स्वामी। ले लीजिए कोई स्थिर लगन ले लीजिए, 5 6 7 8 9 10 11। स्थिर लगन इसलिए क्योंकि स्थिर में आएगा ना नवम भाव, 1 2 3 4। कारक ग्रह कौन कौन से हैं? लगन का स्वामी सूर्य, यहाँ का स्वामी गुरु, और यहाँ का स्वामी मंगल। सूर्य मंगल गुरु क्या हुए? कारक। मारक कौन सा हो जाएगा? एक तो शनि हो जाएगा, और दूसरा कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बाधक चर होता, अगर यहाँ चर लगन होती तो हम इसको लेते, एकादश भाव के स्वामी को। स्थिर है तो नवम भाव का स्वामी मंगल बाधक हो गया, और यही मंगल जो है कारक में भी आया है। तब तब क्या करें? क्या करें? जुपिटर एंड मरकरी वाइज वर्ष मित्रता। हा 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 हा। आदर्श जी कह रहे मित्रता शत्रुता देखेंगे, नवम भाव की हमेशा लगन से मित्रता रहेगी। आदर्श जी, नवम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, जो ग्रह कारक है वो हमेशा लगन का मित्र ही रहेगा। इसमें शिकायत ही नहीं है कि नौ में हमेशा मित्र होगा। तो जब वो हमेशा मित्र है तो बाधक क्यों? इसमें कारण है, लॉजिक है। देखिए, बाधक ग्रह कभी भी बाधक नहीं होता है जब तक उसके ऊपर कुछ कंडीशन ना लागू हो जाएं। आप ये मत जानिएगा कि अगर चर लगन है तो 11वें भाव का स्वामी बाधक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है। स्थिर में नवम भाव और द्विस्वभाव में 7वें भाव का स्वामी बाधक हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसमें कुछ कंडीशन जुड़ती हैं, तब वो होता है बाधक। बता रहा हूँ, बुक में पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। देखिए कहाँ कारक मारक बाधक का चैप्टर है। राशि नक्षत्र ग्रह अवस्था कुंडली मिलान, 162 162। 163 पे आ जाइए। लिखा गया है बाधक ग्रह, ऊपर देखिए लगन के अनुसार बाधक ग्रह का निर्णय। जन्म लगन में चर राशि हो, लगन में चर राशि हो, मेष कर्क तुला या मकर, तब एकादश भाव का स्वामी या एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह भी बाधक हो जाएगा। ऐसे स्थिर में नवम भाव का स्वामी या नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह, द्वि स्वभाव में सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम में जो ग्रह बैठेगा, भले वो स्वामी ना हो, वो भी बाधक हो जाएगा। लेकिन नीचे पढ़िएगा, अब हम बाधक ग्रह के कारकत्वों के बारे में जानेंगे कि वह किस प्रकार से काम करता है। जैसा कि नाम से ही
स्पष्ट है, बाधक ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में बाधा व रुकावट पहुंचाने का काम करते हैं। कोई भी ग्रह बाधक के रूप में तभी काम करेगा जब उस पर निम्न शर्तें लागू हों। इनमें से शर्तें लागू होनी चाहिए भैया। क्या? कि वो बाधक ग्रह जो बन रहा है वो नीच राशि में हो, यानी एकादश भाव में चर लगन है, एकादश भाव में ग्रह बैठ गया तो वो बाधक नहीं है। अगर वह नीच का होके बैठा होगा तब बाधक होगा सिद्धार्थ जी। अगर वो बाधक भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया हो, छठे भाव में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, तब करेगा। विष नवमांश में गया होगा तब करेगा, मृत्यु भाग में होगा तब करेगा, 22वें देश काल का स्वामी होगा या 64वें नवमांश का स्वामी होगा तब करेगा। मतलब कुल मिला के वह बाधक के रूप में काम तभी करेगा जब वो पीड़ित होगा, अन्यथा उसे बाधक नहीं मानना है। सिर्फ एकादश भाव में अगर ग्रह बैठ गया है तो इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वो बाधक हो जाए। अब जैसे इस कुंडली में देखते हैं, कौन से लगन की कुंडली है? सिंह लगन की कुंडली है। कौन सा लगन हुआ? स्थिर लगन हुआ। स्थिर लगन में नवम भाव में अगर कोई ग्रह बैठता वो बाधक हो जाता। कैसे? देखिए, अगर इसी भाव में शनि बैठ जाता, भाव में बैठने वाला भी ग्रह होता है भावेश भी, अगर इसी भाव में शनि बैठा होता तब क्या होता? तब तो बड़ी मुसीबत हो जाती। अगर शनि बैठा होता, चूंकि स्थिर लगन है तो नवम भाव और नवम भाव के स्वामी को लेंगे, तो यहाँ पे स्थिर लगन है। अब शनि बैठा तो शनि क्या हुआ? नीच का। अब ये बाधक होता, और बाधक ही ना होता, ये चूंकि इस कुंडली में मारक भी है तो इसकी मारक क्षमता और बाधक क्षमता दोनों बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि भैया वो मारक ऑलरेडी है और बाधक भी बन गया नीच का होकर के। अगर वही ग्रह मारक बाधक दोनों का पद पा जाए, बांधेगा भी और मारेगा भी। पहले मारने का जब दायित्व था, बांधने का नहीं। छूट के भाग लेते तो भाग लेते, अब वो बांधेगा भी मारेगा भी। और इस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? मंगल। मंगल पीड़ित नहीं है, मंगल लगन में बैठा मित्र की राशि में, तो मंगल भाव का स्वामी मंगल बाधक नहीं है। भाव में बैठा हुआ कोई ग्रह भी नहीं है। तो इस प्रकार से जज करना है। भाव में बैठा हुआ ग्रह गड़बड़ होगा तब। डेटा चेंज कर देते हैं, कोई दूसरा लेते हैं इसमें। अब बताइए, सबसे पहले कारक कौन कौन से तीन ग्रह कारक? गुरु मंगल सूर्य। लगन का स्वामी गुरु, पंचम का स्वामी मंगल, नवम का स्वामी सूर्य। गुरु मंगल सूर्य कारक। मारक निकालिए। पहला मारक शनि, दूसरे तीसरे भाव का स्वामी। दूसरा मारक शुक्र, छठे और एकादश भाव का स्वामी। बाधक निकालिए। चर स्थिर द्वि स्वभाव। द्वि स्वभाव में कौन सा ग्रह बाधक होता है? अगर वह ग्रह सातवां भाव होगा द्वि स्वभाव में, तो द्वि स्वभाव में बैठा हुआ ग्रह और भाव का स्वामी बुध बाधक बन रहा है। बुध 8वें भाव में आ गया ना। वही देखिए लिखा गया 6, 8, 12 में जाए तो बुध 8वें में आ गया तो बाधक हो गया। सूर्य और केतु नहीं है बाधक। भाव में बैठा। अब ये नीच ऊंच के होते तब होता। ये दोष बनना अलग चीज है, कि दोष बनेगा तो बाधक हो नहीं। ये सूर्य नीच का होता यहाँ पर तब होता। और चेक करिए कि वो 22वें देश काल या 64वें नवमांश का तो स्वामी नहीं है। 22वां देश काल और 64वां नवमांश कैसे जानेंगे? कितने लोग जान रहे हैं 22वां देश काल क्या होता है? 22वां देश काल इसी किताब में कहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। है कहीं किताब में, देख लीजिएगा। मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ, लेकिन बुक पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर होगा। जब ज्योतिष शास्त्र के वहां सूत्र में जाएंगे, पीछे एक अध्याय है ना, सूत्र, स्टेप बाय स्टेप खाली सूत्र लिखे गए, उसमें मिलेगा। वो सारे सूत्र तैयार कर लीजिए, वैसे प्रिडिक्शन आ जाएगा। कहाँ पर है? ये है जन्म कुंडली के कुछ विशेष सूत्र, 490 से 400, 518।
ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। यही सारे सूत्र याद कर लेंगे ना तो बहुत कुछ जान जाएंगे। 490 से 518 तक रोज दो दो तैयार करेंगे तो तैयार हो जाएगा कुछ दिन में। चर लगन में फर्स्ट हाउस लॉर्ड, चर लगन में 11th हाउस लॉर्ड लगन में हो तो वो भी बाधक होगा। चर लगन में 11th हाउस लॉर्ड सन, ये कोई जरूरी नहीं है ना। 11th हाउस लॉर्ड सन है, अगर 5 6 7 तो सीधे बोलिए तुला लगन ना, तब तो बाधक होगा ना। तुला लगन अगर होगा तो सूर्य एकादश भाव का स्वामी पड़ेगा, और लगन में आके नीच का हो रहा तो बाधक तो ये है। चलिए, आदर्श जी ने लिखा है आदर्श जी जान रहे हैं, ठीक। D3 के अष्टमेश, ठीक है, बहुत अच्छा। ये होते हैं आपके कौन से, ये 22वें देशकाल के स्वामी। 22वें देशकाल का स्वामी कौन होता है ये मैं बता रहा हूँ। 22वां देशकाल क्या है? 22वां आपकी ये कुंडली होती है, देशकाल कुंडली, जिसको D3 बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर बाधक, ये जो इसमें कंडीशन लिखा हूं बाधक ग्रह में, अगर मारक में भी ये कंडीशन अप्लाई होगा तो वो और बड़ा मारक हो जाएगा, तभी तो मारेगा। मारक ग्रह आपका नीच का हो, मारक ग्रह 6 8 12 में हो, मारक ग्रह 20 9 मांस में हो, मृत्यु भाग में हो, उग्र तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, 22वें देश काल का स्वामी हो, या 64वें 9 मांस का स्वामी हो मारक ग्रह, तो ढंग से मारेगा। ऐसे बाधक भी अगर ये कंडीशन लागू होगा तभी वो बाधक होगा, नहीं तो बाधक ही नहीं माना जाएगा। तो 22वां देश काल क्या है? एकदम सिंपल सा है। 22वां देश काल एक होती है, आप 22वां देश काल अरिष्टता के लिए देखा जाता है, पहले ये नोट कर लीजिए। मतलब 22वां देश काल खराब है। 22वां देश काल व्यक्ति को कष्ट देता है, शारीरिक परेशानी देता है क्षमता अनुसार। 22nd देश काल इज ऑलवेज हार्मफुल, इट इज इनमी ऑफ लग्न कुंडली, इट इज इनमी ऑफ नेटिव, जिसकी कुंडली है उसके लिए खतरनाक है। इसमें भी खतरनाक की परिपाटी अलग अलग होती है। अगर लगन के साथ शत्रुता होगी तो ज्यादा खतरनाक, मित्रता होगी तो कम खतरनाक, खुद लग्नेश होगा तो न्यूट्रल भी हो जाता है। अब जैसे इस कुंडली में आपके सामने D3 है, देशकाल कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी को देख लीजिए। जो भी 8वें भाव का स्वामी होता है वही उसी को 22वां, 8वां भाव 22वां देशकाल होता है। D3 का देशकाल कुंडली का 8वां भाव 22वां देशकाल है, तो इसका स्वामी 22वें देशकाल का स्वामी कहलाएगा गुरु। कौन सा ग्रह है? गुरु। अब यही गुरु लगन कुंडली का लग्नेश है, तो यहाँ पर न्यूट्रल हो गया ये। अब ये मतलब कंडीशन हर जगह लगती है। ये 22वां देशकाल खतरनाक तो होता है, लेकिन चूंकि ये खुद लग्नेश भी हो गया, तो बस ऐसे समझ लीजिए कि बगीचे से आम चोरी किया किसी ने, आप गुस्से में है, तनाव में, फिर पता चला आप एक लड़का चोरी किया है, तो उसका अपना बगीचा था, चोरी किया किया। अब तो चेंज करते हैं डेटा, ताकि दोनों अलग अलग ग्रह आए। अब यहाँ पे देखेंगे, देशकाल कुंडली में 8वां भाव जो होता है ये 22वां देशकाल होता है। इस भाव का स्वामी कौन है? सूर्य, और यह लगन का मित्र नहीं है। अब ये बढ़िया हुआ, देशकालेश, ये जो है 22वां देशकालेश ढंग से हुआ। इसको खरेस भी बोलते हैं, दूसरे शब्द में नोट कर लीजिएगा। 22वें देशकाल के स्वामी को खरेस भी बोलते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। खरेस, खर, खर माने जो क्षारीय हो, जिसमें खट्टा मिला हो, नमक मिला हो, तो ये सूर्य हो गया। अब अगर यही सूर्य इस कुंडली में बाधक ग्रह कहीं से बनेगा या मारक ग्रह बनेगा,
तब ये सूर्य बहुत खतरनाक हो जाएगा। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर आपका बाधक ग्रह कोई है या मारक ग्रह है, वह 22वें देशकांड या 64वें नवमांश का भी स्वामी बनेगा, तब उसकी मारकता तब बढ़ती है, तब मारेगा। अगर वह खुद लग्नेश है तो कैंसिल कर दीजिएगा, बनेगा, पद पाएगा, लेकिन तब बुरा प्रभाव बहुत कम देता है, नहीं देता, ना के बराबर। लगन का मित्र है तो भी देगा, बहुत हल्का देगा। और अगर लगन का शत्रु है तब ढंग से देगा। लिख लिए, खरेश किसको बोलते हैं, एक लाइन में बताइए, व्हाट इज खरेश। देश काल कुंडली के 8वें भाव को खर भाव बोलते हैं, और उसके स्वामी को खरेश बोलते हैं। 22वां देशकाल, देशकाल कुंडली के 8वें भाव को 22वां देशकाल बोलते हैं, और उसके स्वामी को 22वें देशकाल का स्वामी बोलते हैं। क्लियर है। अब चलिए 64वें नवमांश पे, ये कहां से आता है। इसमें देखिए, उसमें क्या था, 22वां देशकाल, विवेक जी, तो देशकाल कुंडली देखे, 22वां के बाद देशकाल था, तो देशकाल देखिए, इसमें क्या है, 64वां नवमांश, तो सतीश जी इसमें नवमांश कुंडली देखनी होगी। नवमांश कुंडली में चंद्रमा से जो चौथा भाव का स्वामी होगा, नवमांश कुंडली में चंद्रमा से चौथा भाव क्या है, 64वां नवमांश है, उसका स्वामी 64वें नवमांश का स्वामी है। अब नवमांश कुंडली आपको मिल गई, ऐसे आप हर ग्रह से जज कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, ये नवमांश कुंडली है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहां पर बैठा है, यहां से द्वितीय भाव में है, कुंभ राशि में है चंद्रमा, यहां से चौथा भाव, एक, दो, तीन, चार, चौथे भाव का स्वामी कौन है, शुक्र। तो यहाँ पर 64वां नवमांश ये हुआ, जहां पर वृषभ राशि है, और स्वामी कौन हुआ, शुक्र हुआ। अब क्या ये शुक्र इस कुंडली में मारक है, नहीं है। अगर शुक्र मारक कारक है, शुक्र भाई परम कारक है, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है, अगर यही शुक्र मारक होता या यही शुक्र बाधक होता, तब ये 64वें नवमांश का स्वामी होकर के, समझ लीजिए कि एक तो शेर ऊपर से भूखा, ऐसा हो जाता। तो ये मार्क के केस में जब आपको सवाल आए कि दशा मार्केस की है, खराब है, नहीं है, कैसा है, अब इस कुंडली में मार्क बताइए कौन सा होगा, एक बृहस्पति होगा, बृहस्पति होगा ना, एक तो जुपिटर हो गया, और दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा आपका चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और यहाँ आप देखेंगे, अगर चंद्रमा के लगन में शनि मारक बनता है तो शनि में चंद्रमा बनेगा। ये मारक ग्रह रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, तुम मेरे में मारक थे तो मैं तुम्हारे में मारक होऊंगा, तुम मुझे मारने आओगे तो हम तुमको भी मारेंगे। तो गुरु चंद्रमा मारक है। चलिए, क्या चंद्रमा 22वें, यहाँ पर 64वें नवमांश का स्वामी है। अगर चंद्रमा जहां बैठा है वहां से खुद चौथे भाव का स्वामी होता तो 64वें नवमांश का स्वामी बनता। चंद्रमा भी नहीं है, गुरु भी नहीं है। अब देखिए, अब एक कॉमन सेंस की बात है, एक स्टूडेंट और एक स्कॉलर में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ स्कॉलर। चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में क्या हो रहा है, 64वें नवमांश का स्वामी हो जा, ऐसे आप हर ग्रह के लिए देख सकते हैं। जैसे आप अपनी कुंडली को जब चंद्रमा से 64वां देख रहे हैं तो किसके लिए देख रहे हैं, लगन कुंडली के लिए। लगन मतलब आप खुद के लिए देख रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली से यही चीज दूसरे के लिए देखना चाहें, पिता के लिए, तो सूर्य को लगन बना लीजिए, सूर्य को लगन बना लीजिए लगन कुंडली में, और तब सूर्य के अनुसार मारक और कारक पिता के फलादेश के लिए आ जाएगा। और ऐसे जब सूर्य से काउंट कर लेंगे आप, सूर्य से चौथे भाव के स्वामी पर आएंगे जब, तो वो पिता के लिए, आपके सूर्य के लिए, सूर्य के लिए आपका 64वां नवमांशीय होगा, सूर्य के लिए ये
खतरनाक हो जाएगा। सूर्य को लगन बना करके कारक और मारक बाधक यहां से जान लीजिए। फिर अगर उसी चीज को 64वें नवमांश पे आजमाना है तो सूर्य से चौथा भाव ले लीजिए। मतलब बहुत ब्रॉड है। जैसे सूर्य से करिए, मंगल से करिए, हर ग्रह से कर सकते हैं। भाइयों के लिए देखना है, मंगल की बात समझ में आई? तो कारक मारक बाधक हो गया। अब जो सबसे मूल फैक्टर है, आज के बाद दिमाग में ना लाइएगा कि ये ग्रह मारक है। ये कारक मारक में जो भी उलझा है आज तक फलादेश नहीं कर पाया है। सीधे सीधी बात जानिएगा। अगर आपका ग्रह पीड़ित हो रहा है, अब मारक ग्रह देख लिए तो भयभीत ना, उसे पीड़ित होना चाहिए मारक ग्रह को। मारक ग्रह अपनी राशि में है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, शुभ कर्तरी में है, नवमांश में शुभ ग्रह की राशि में है, शुभता अगर उसकी बढ़ रही ना तो मारक कुछ मारक वारक है नहीं, बहुत आराम से उसकी दशा निकल जाएगी। वही कारक अगर पीड़ित है तो वही घूस के भुट्टा बना देगा। मारक के लिए तब डरना है जब आपका मारक पीड़ित होने लगे, 22वें देश काल का भी स्वामी होने लगे, या 64वें नवमांश का भी स्वामी होने लगे, तब डरना है, अन्यथा नहीं डरना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले पर। अगला क्या है? अब पूछ रहे हैं कैसे मारेगा। मारने का कई तरीका होता है। मारक ग्रह फलादेश फल कैसे, अगर मारेगा ही तो कैसे मारेगा? तीन प्रकार चार प्रकार से कष्ट देते हैं, लिख लीजिएगा। मार्केश आपको शारीरिक कष्ट देगा, मानसिक देगा, आर्थिक और सामाजिक। ये ही चार प्रकार के कष्ट होते हैं संसार में। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक। फास्ट नहीं हो गया तुषार जी? अभी फिर देख लीजिएगा वीडियो। अगर आपका कंसंट्रेशन रहा होगा तो आप समझ गए होंगे, कंसंट्रेट नहीं रहे होंगे तो मिस हो जाएगा। मारक ग्रह कैसे प्रभाव देंगे? शारीरिक रूप से कष्ट देंगे, मानसिक रूप से देंगे, आर्थिक रूप से देंगे, सामाजिक रूप से देंगे। शारीरिक रूप से कष्ट, अगर कुंडली में आपके मारक ग्रह ऑलरेडी पीड़ित होके बैठे हो, होता नहीं, कुछ लोग कहते नहीं कि हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, परेशानी भयंकर नहीं लगी रहती है, नॉर्मली कुछ ना कुछ शरीर से पीड़ित रहते हैं। 4 6 10 दिन ठीक रहेंगे, फिर कुछ ना कुछ बना रहेगा, कहते हैं ना। तो उनका मारक ग्रह कुंडली में पीड़ित रहता होगा। कोई एक ग्रह अगर पीड़ित हो जाएगा तो हमेशा अपने कारकत्व से पीड़ा देगा। मारक ग्रह अगर हल्का फुल्का पीड़ित हो गया तो हमेशा बीमार करके रखेगा, कभी पैर में दर्द, कभी सिर में, कभी नाक फूल गई, कभी दांत में दर्द। तो देखिए, शारीरिक रूप से कष्ट देगा एक तो, एक तो नॉर्मल हो गया, दूसरा कभी एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, कुछ टूट फाट कट गया, गंभीर बीमारी हो गई, मृत्यु दे दिया, या मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, मतलब शरीर को पेन हो, वो हो गया आपका फिजिकल, शारीरिक कष्ट मारक ग्रह देगा। दूसरा मानसिक देता है। मानसिक में क्या है? आपकी शरीर को तकलीफ नहीं दिया, आपके शरीर को तकलीफ नहीं दिया, लेकिन आपके विचार, आपकी भावनाओं और दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, जैसे डिस्टर्ब कर दिया, कुछ घटनाएं हो गई आप प्रिय घर में, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी अपने शुभेच्छु की मृत्यु हो जाए, या उसको कोई तकलीफ हो जाए, तो ये मानसिक कष्ट देता है। मानसिक कष्ट जैसे भाई किसी के घर में अर्ली एज की कोई डेथ हो जाए तो मानसिक कष्ट होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़ा होगा। किसी शुभेच्छु की मृत्यु हो जाए, उससे दुनिया भर में हर व्यक्ति, किसी के भी मरने से तो हमें कष्ट होता नहीं, बहुत सारे लोग मर रहे होंगे इस समय भी, हर दिन, लेकिन जो अपना प्रिय है जब वो मरता है तो हमें दिक्कत होती है, उसको चोट लगे, कुछ भी ऐसा गलत हो जाए तो मानसिक कष्ट में आ गया। तीसरा होता है आपका, एक चीज इसमें कॉमन अभी बता रहा हूँ, तीसरा आपका आर्थिक कष्ट आ गया, पैसा डूब गया, रुपया डूब गया, बिजनेस डूब गया, कर्ज में चले गए, ऐसा कुछ हो गया, तो हो गया एक तो ये आर्थिक कष्ट। और चौथा है सामाजिक कष्ट। हेमलता जी, सामाजिक कष्ट कैसे देखेंगे? सामाजिक कष्ट मतलब समाज में अपमान हो गया,
हर ग्रह एक जैसा मारक यह तो बता रहे हैं महाराज। अब बस देखिए, मन करता है सिर पटक ले। एक जैसा कैसे होगा? जितने स्तर का मारक पीड़ित होगा, वैसा ही मारक रहेगा। मान लीजिए किसी कुंडली में शनि मारक हुआ, लेकिन अब शनि शुभ प्रभाव में है, अपनी राशि में ही है, पीड़ित नहीं है, तो वो मारक होना, उसका खाली मारक होना है, काम नहीं करेगा, मारेगा नहीं आपको। बहुत देगा, 2 4 दिन का बुखार देगा। अब मारक ग्रह, दो मारक हर कुंडली में होते हैं। अब दूसरा मारक मान लीजिए छठे आठवें बारहवें में है, ऊपर से उसके ऊपर दो दो क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई है, अब पीड़ित है, अब वो ज्यादा तकलीफ देगा। और डेंसिटी बढ़ गई, नक्षत्र उग्र तीक्ष्ण हो गया, तब और तगड़ा मारेगा आप। पहले कट मार का आना था, पैर में कहीं कट जाता, और उसके ऊपर प्रभाव दुष्प्रभाव बढ़ा जा, तो कटने के बजाय अब क्या करेगा? फ्रैक्चर दे देगा थोड़ा, छिल उल उठेगा ज्यादा दूर तक पैर। और ज्यादा दुष्प्रभाव आया, उग्र तीक्ष्ण में हो गया, विष्णु मांस में होगा, तो अब पैरवे तोड़ देगा। और जब सभे चौपट हो जाए, सब प्रकार से गड़बड़ रहेगा, तो पैरवा इतना चौपट करेगा, कटाने पड़ जाए। तो वो कितने स्तर पे पीड़ित हो रहा है, इस पे निर्भर करेगा। अगर पीड़ित हो ही नहीं रहा है, तो भले वो मारक है, वो भी आपको अच्छा फल दे करके जाएगा। खाली ग्रह फल नहीं देता है, ग्रह, कोई भी ग्रह फल देता है कि उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव का असर बहुत ज्यादा होता है। भाई आप एस्ट्रोलॉजी सीख कैसे रहे हैं? मेरे प्रभाव से, हमारा इन्फ्लुएंस आप पे जा रहा है, तो आप एस्ट्रोलॉजी इस समय सोच रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी मैं फिल्म की कहानी सुनाने लगूं, परदेसी परदेसी जाना नहीं गाने लग जाऊं, उसका इन्फ्लुएंस आएगा। तो जैसा इन्फ्लुएंस सामने वाले पर पड़ेगा, वो उसी प्रकार से उसकी थॉट प्रोसेस चलेगी और फिर एक्टिविटी करेगा। तो मारक ग्रह तब खतरनाक है जब वो जो टेबल है बली निर्बली वाले में, निर्बली वाला जितना ज्यादा लागू होगा, वो उतना ही पीड़ित करेगा। सामाजिक कष्ट किसको बोलेंगे? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, और तीसरा चौथा है सामाजिक। समाज में अपमान हो जाए, उसको सामाजिक कष्ट बोलते हैं। ना शरीर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन सामाजिक अपमान हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिए आप। सबसे ज्यादा सामाजिक अपमान झेलने में निपुण कौन होता है? मानसिक वाला एग्जाम्पल तो 75 दिए ना। मानसिक वाला एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कोई स्त्री पुरुष है, शादीशुदा है, पत्नी मर गई। अब पति को मानसिक कष्ट होगा कि नहीं? उसके शरीर पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानसिक कष्ट हुआ। अब पति को नहीं मार रहे हैं, उल्टा ऐसे भी हो सकता है। हाँ, किसी का बच्चा मर गया, तो भी ये चीज मानसिक कष्ट बनेगा। उसके शरीर पे दिक्कत नहीं आई, लेकिन मानसिक कष्ट हो गया। हाँ, कोई पुरुष है, ससुराल गया है, अब गए वहां पर, पत्नी को छोड़े, 1 2 घंटे रहे, वापस लौटते समय उनको विदाई ही नहीं मिला 150, तो मानसिक कष्ट हो गया ना विवेक जी। मिला ही नहीं कुछ, 20 रुपया नहीं मिला, 10। बात रुपए की नहीं होती है, बात सम्मान महसूस होता है जब ससुराल से मिलता है। बाद में भले वापस आके उधर आप ससुराल गए, आपको 1,000 500 विदाई मिला, उधर 2 दिन बाद साला आ गया, 5,000 का खर्चा करवा दिया, तो उसमें नहीं दिक्कत होती है। उससे ज्यादा चला गया, चला जाए, लेकिन वहां थोड़ा वो होता है ना कि भाई ससुराल, अब वो स्त्रियां नहीं समझ पाएंगी वो चीज, वो हम पुरुष ही समझते हैं कि हम लोग बड़े गर्व से ससुराल जाते हैं। हर कोई बूढ़ा बूढ़ा हो जाएगा तो भी सोचेगा ये जगह ऐसी है जहाँ हमारा सम्मान होना चाहिए, जबरदस्ती होना चाहिए सम्मान। अब गए, वापस चले आए, विदाई नहीं मिला, तो बहुत कष्ट होता है। जब तक वो बाउंड्री ना क्रॉस कर लें, वो गांव मोहल्ला शहर, तब तक मन में वही चलता है कि लगता है कि अब इज्जत नहीं रह गई है, 10 रुपए भी कीमत नहीं लगी। तो मानसिक कष्ट हो गया, तो ऐसे ग्रह मानसिक कष्ट देगा। समझ में सब आ गया होगा। अब ये सामाजिक कष्ट हो गया, सामाजिक रूप से अपमान हो जाए,
भाई ऑफिस में है, सबके सामने बेइज्जती हो गई 10-20 लोगों के बीच में। मालिक आया, डांट दिया, कुत्ते कमीने साले तुम काम नहीं करते हो, निकाल दूंगा ये वो। अब बेइज्जती हो गई कि नहीं, ये सामाजिक कष्ट हो गया। अब सामाजिक कष्ट भी क्या लेबल है। आपकी ऑफिस में खाली बेइज्जती हुई, पूरे मोहल्ले में हो गई, पूरे शहर में हो गई, पूरे देश में हो गई। और ये सामाजिक कष्ट झेलने में सबसे ज्यादा निपुण कौन होते हैं? नेता लोग। उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनका कैरियर ही इसी पे टिका होता है। वो बड़े मजबूत होते हैं, सामाजिक और मानसिक ज्यादा झेल ले जाते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कारक मारक बाधक। देखिए, चलिए आज ये लगाने का प्रयास करते हैं एक कुंडली पे। देख ले रहे हैं, कुंडली ले रहे हैं, बताओ। आप लोगों के पास होगा सॉफ्टवेयर तो आप लोग भी डालिएगा। 20 अक्टूबर 1989। रात के 2 बजे। हम्म, ये नहीं, दूसरा डेट ऑफ बर्थ है। 16 सितंबर 91। आज ही की कुंडली है ये, आज देखे हैं इसको। रात को 3:30। मोगा। ये कुंडली है किसी स्त्री जातिका की है, संतान की समस्या। अब इसमें मैं आपको सिखाऊंगा प्रयोग करना। देखिए यहाँ पे लगन में शुक्र बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में है। इन जनरल देखिए, क्या इस शुक्र में कोई बुराई नजर आ रही है? नहीं, ठीक है। लगन में क्या शुक्र गड़बड़ फल देता है? नहीं देता है। चंद्रमा की राशि में है, बहुत फ्रेंडली नहीं है लेकिन गड़बड़ नहीं है, शुभ ग्रह की राशि में। क्या सूर्य बुध और गुरु की युति में प्रथम दृष्टिया देखने से कुछ भयंकर दिख रहा है कि आपस में लड़ लेंगे, मारपीट कर लेंगे? नहीं दिख रहा है, ठीक है। मंगल तीसरे भाव में ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे नॉर्मली देखिएगा, ठीक है। मंगल तीसरे भाव में अच्छा फल देता, बुध की राशि में है। तो सिर्फ वो तो कोई ना कोई राशि में होगा, शत्रु राशि में है, तो इतना बुरा ये भी नहीं है। भाव वगैरह ठीक है, इसका कारक ग्रह। चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा क्या ठीक है? प्रथम दृष्टिया नहीं ठीक है, नीच राशि में है। प्रथम दृष्टिया देखेंगे, चंद्रमा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लग्नेश होकर के नीच का है। राहु प्रथम दृष्टिया गड़बड़ लग रहा है, छठे भाव में ठीक होता है, बहुत गड़बड़ नहीं है। धनु राशि में तो नहीं अच्छा होता है, लेकिन उतना ये भी नहीं गड़बड़ है, छठे में अच्छा दे ले। शनि गड़बड़ दिख रहा है, मारक है, कर्क लगन में मारक होता है। शनि गड़बड़ है, नहीं है। स्वराशि का ग्रह, अपनी राशि का ग्रह ठीक है, अच्छा है। अपनी राशि का ग्रह हमेशा अच्छा है। केतु 12 में थोड़ा गड़बड़ होता है, वो बाद में। सबसे पहले यहाँ क्या दिख रहा है, अगर हम सभी ग्रहों का आकलन करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है वो चंद्रमा आ रहा, क्योंकि ये नीच का है। अब इसी चंद्रमा पे आप अपने अपना थोड़ा और फोकस लगा दीजिए, क्योंकि जो ग्रह आपको गड़बड़ दिखेगा उसका एनालिसिस थोड़ा ज्यादा कर लीजिए। इनको संतान की समस्या है, अभी संतान नहीं हुई है, 3-4 साल हो गए विवाह के। अब पहले स्टेप पे आइए। भाव का फल तो ठीक है चंद्रमा का,
पंचम भाव में अच्छा देता, पंचम भाव बुद्धि का है, भावनाओं का है, विचार अभिव्यक्ति का है। चंद्रमा यहाँ पर नीच का है, तो नीच का चंद्रमा हुआ। भाव इसका क्या है, पॉजिटिव, तो हम इसको प्लस लिख लिए, ठीक, जो अच्छा है हम प्लस कर लिए। चंद्रमा भाव में अच्छा है, लेकिन क्या राशि अच्छी है, नहीं, निगेटिव है। अब जब ये निगेटिव दिखेगा तो और फैक्टर अप्लाई करिए। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 28 अंश का है, तो अगर आप देखने जाएंगे तो ये विष नवमांश में मिलेगा। देखिए जरा, है विष नवमांश में, वृश्चिक राशि में 26 से 30 तक होता है। 26 अंश कुछ कला से शुरू होता है, कहाँ से, 26 40 से 30। दिखा नहीं दिखा विष नवमांश, चार्ट होगा ना, बनाए होंगे। तो चंद्रमा विष नवमांश में है, तो फिर निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। नक्षत्र देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, फिर निगेटिव हुआ। ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल वाला नक्षत्र होता है। और एक सूत्र याद रखिएगा, स्त्री की कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र वाला मूल सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है। स्त्री की कुंडली में चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, उस व्यक्ति को पूरे परिवार का सुख कभी नहीं मिलेगा, बहुत गड़बड़ होता। पुरुष के लिए उतना गड़बड़ नहीं है, स्त्री के लिए कोई दूसरा जो है मूल नक्षत्र हो, वो भी नहीं गड़बड़ है, लेकिन ज्येष्ठा गड़बड़ होता है। गंडमूल कैसे याद रखेंगे, गंडमूल के कौन कौन से नक्षत्र हैं। गंडमूल के नक्षत्र याद रखने का फार्मूला, चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो तो जातक का जन्म गंडमूल में होता है, जिसके कारण जीवन में बाधाएं, रुकावटें और रिश्तों में परेशानियां आती हैं। फार्मूला है आम जमूरे, आम जमूरे। अब ये जो आम है इसमें बड़ा आ है, बड़ा आ मतलब छोटा छोटा आ, दो आ। पहला आ अश्विनी है, दूसरा आ असलेखा है। आ से अश्विनी, आ से असलेखा, माँ से मघा, माँ से मघा, जा से ज्येष्ठा, मुंह से मूल, रे से रेवती। इस प्रकार से 6 नक्षत्र गंडमूल के होते हैं। आम जमूरे, बड़ा आ है तो बड़ा आ में दो आ अपने आप आएगा भाई, ये ऐसे दिमाग में बैठा ये। दो छोटे आ मिलते हैं तो एक बड़ा आ होता है। तो इस आ में अलग अलग करेंगे तो एक अश्विनी हो गया, एक असलेखा हो गया। माँ से मघा, जा से ज्येष्ठा, मुंह से मूल, रे से रेवती। ये सिर्फ याद करने का एक ट्रिक है, ये कोई फार्मूला नहीं है कि किसी शास्त्र में लिखा गया है, अब कह दीजिए गुरुजी दिखाइए कौन किताब में कौन पन्ने पर। उसी ज्योतिष समुद्र में मैंने इस ट्रिक को लिख दिया है, ये याद करने का ट्रिक है, ताकि नक्षत्र जिनको नहीं याद है याद हो जाए। तो चंद्रमा किसमें हो गया, अब भाव में प्लस है, राशि में माइनस मिलेगा इसको अंक, और विष नवमांश में हुआ तो माइनस, उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में गया तो फिर माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर निगेटिव प्रभाव, फिर निगेटिव। और फिर ये बैठा किस भाव में, संतान भाव में। तो जब निगेटिव फैक्टर इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और देखना क्या था, संतान, संतान कहाँ से देखते हैं, D7 वाला जो कुंडली होता है ये संतान का होता है, D7 में भी नीच का है। मतलब देखना, चंद्रमा लगन कुंडली में संतान वाले भाव में है गड़बड़, और D7 में भी वही आकर के गड़बड़ हो गया, वही ग्रह जो यहाँ पर प्रभाव चंद्रमा डाल रहा है वो D7 से भी बुरा प्रभाव लेकर के आ रहा, तो एक और निगेटिव फैक्टर, एक और निगेटिव की D7 में भी पीड़ित शुक्ल पक्ष का है, तो ये पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव कम हो रहे हैं, निगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए चंद्रमा वाली प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम, एक तो चंद्रमा मन का है ग्रह, मस्तिष्क का ग्रह है, भावनाओं का, विचार का, इमोशन का, वो बिगड़ेगा। और जिस भाव में ये सब लेके बैठ रहा है उस भाव को बिगाड़ देगा, संतान भाव को बिगाड़ दिया। ज्येष्ठा नक्षत्र में वैसे ही सबसे ज्यादा गड़बड़ होता, तो इसी प्रकार से अप्लाई करेंगे। चंद्रमा पे ही ये बात सबसे ज्यादा अप्लाई क्यों किया जा रहा, क्योंकि पहली नजर में गड़बड़ ही यही जो पहली नजर में गड़बड़ दिखता है वो भीतर से भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। अब शनि को देखिए, शनि मार्केश है, अपनी इस पे पॉजिटिव और निगेटिव लगाइए। शनि 7वें भाव में अच्छा होता है, बुरा, अच्छा होता है। बुरा क्यों कहेंगे, जब तक वो गड़बड़ राशि में ना हो। सातवां, कोई भी भाव किसी भी ग्रह के लिए गड़बड़ नहीं होता इन जनरल। अपनी राशि में है तो पॉजिटिव है कि नहीं है, है पॉजिटिव।
और आगे बढ़ लीजिए, क्या विष नवमांस वगैरह में है? नहीं है। अस्त है? नहीं है। वक्री हो गया है, वक्री होकर के गिरा, बलवान होता है, ये भी पॉजिटिव हो गया। चेष्टा बल मिल जाता है ना, बताए उसमें लिखा गया है। अस्त होने पर कमजोर, वक्री होने पर बलवान। नक्षत्र इसका उग्र तीक्ष्ण है? नहीं है। तो काहे इसको, ये मार्केस भले है लेकिन इसमें पॉजिटिविटी भी है, शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, पाप कर्तरी वर्तरी भी नहीं है। तो ये सारी चीजें, अब यहाँ पर शनि मार्केस तो है लेकिन उसके अंदर निगेटिविटी नहीं आ रही है। नौमांस में भी ये शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, गुरु की राशि में दो दो शुभ ग्रह से घिर गया है, यहाँ भी अच्छा हो रहा है। मारक भले, अभी शनि की दशा को देख के बोल दीजिए अगले व्यक्ति को आ रहा है मार के, सिमराज जी आ रहे हैं फरसा लेकर के, कुछ नहीं होगा उसकी उस दशा में, बहुत होगा 2-4 दिन बुखार। क्योंकि जब दशा की शिफ्टिंग होती है तो अपने आप व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी ट्रांजिट होता है, ट्रांजिशन पीरियड, जैसे हम, जब सर्दी का मौसम होता है, फिर गर्मी का जब शुरू होता है, सर्दी और गर्मी का मौसम जब ट्रांजिशन होता है बीच में, तो सबकी तबीयत अपने आप खराब होती है। कुछ बुखार, दिक्कत, परेशानी, सिर का गर्म होना हो जाता है। ऐसे गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, बरसात, अपने आप जब दो मौसम, ऐसे जब एक दशा से दूसरी दशा शुरू होती है तो उस बीच में अपने आप कुछ दिक्कतें होती हैं। तो शनि वहां पीड़ित नहीं है, शनि अच्छा, ये एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यही जो बात चंद्रमा पे लागू हुई थी, यही जो बात चंद्रमा पे लागू हो रही थी, यही बात अगर शनि पे यहाँ लागू होने लग जाती, मान लीजिए यही शनि यहाँ आ जाता, विष नवमांस में होता, उग्र तीक्ष्ण नक्षत्र में होता, और दृष्टि वगैरह भी देख लेते, फ्रूर आता, जो मतलब जैसे चंद्रमा पीड़ित हुआ वैसे अगर शनि पीड़ित होता, अब ये बहुत तगड़ा मारक बनता। चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो ये अच्छा नहीं दे पा रहा है। लगन, लगन का स्वामी खुद है, इसलिए मारक तो नहीं बनेगा, लेकिन अब इसके अंदर अच्छा देने की क्षमता नहीं रह गई। कारक ग्रह हमेशा अच्छा देना चाहता है, लेकिन उसके अंदर वो अच्छाई आनी चाहिए, बल आना चाहिए तब। तो चंद्रमा इसमें बाधक था, संतान में। अब आप इन जनरल देखते तो आपको क्या नजर आता? चंद्रमा है, नीच का है, बस इतने पे आपका विचार खत्म हो जाता। आप क्या सोचते हैं? खत्म, चंद्रमा नीच का, पंचम में, अब का देखें, हे भगवान अब का बताएं। कई पॉइंट उसमें, जाइए भीतर घुसिए, जितना उस पेज पे बली निर्बली बता दिए घुसते जाइए। कई सारे फैक्टर चंद्रमा पे लागू हुए, संतान का विषय था तो इसीलिए नौमांस वगैरह से नहीं मिलाए, D7 से मिलाए। अगर ऐसे वैवाहिक जीवन के लिए अगर हम विचार करते और कोई ग्रह गड़बड़ाता तो उसको कहाँ जाके मिलाते? नौमांस में जाके मिलाते। तो आज इतना ही रहेगा, अगले में फिर मिलेंगे। और एक चीज